नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बीपीएससी के टोटल 150 क्वेश्चंस के टॉप मोस्ट कलेक्शन में, जिसमें हम लोग अपने आप को टेस्ट करने वाले हैं कि हमने कितने अच्छी तैयारियां की हैं। और बहुत सारे प्रश्नों को मैं आपको घर बैठे आपके फ़ोन पर पहुंचा रहा हूं। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर चुके हैं। 50 से आज 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पिछले वीडियो को भी आप जाकर देख लेंगे, उसमें भी बहुत सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को हम लोग किए थे। देखिए यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये बिहार से रिलेटेड, यानी बिहार से रिलेटेड जनरल नॉलेज यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यह कौन था? नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला या तक्षशिला? तो इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है सो सर्वाधिक शिक्षा का केंद्र था और ऐसा माना जाता है कि चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा तक्षशिला, और तक्षशिला के ही आचार्य चाणक्य थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए कि त्रिरत्न में शामिल कौन कौन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जो शामिल है वो है बौद्ध, धम्म और संध। ये तीनों याद कर लेने वाली बात है कि ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला आता है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आइए कि कहता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस प्रकार की भिन्नता थी। तो इसमें जो है भिन्नता शहरी जीवन में भी थी, लोहे के प्रयोग में भी भिन्नता थी, लिपि प्रयोग में भी भिन्नता थी और मृद भांड के प्रयोग में भी भिन्नता थी। यानी ये चारों के चारों चीज़ों विषयों पर दोनों सभ्यताओं में भिन्नता थी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये चारों था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, एक से अधिक मेरा आंसर यहाँ करेक्ट हो रहा है। अगला आता है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक में किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में यह लिखा गया है कि अशोक ने कलिंग विजय पर कलिंग का विजय किया है? तो कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। यह घटना अशोक के शासन के 8वें वर्ष 261 BC में हुई थी, जिसके बाद अशोक ने धर्म का मार्ग अपना लिया था। तो कलिंग विजय जो अशोक ने किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें में, है ना। ये शिलालेख 13वें में इसका वर्णन किया गया है। अगला आता है 1 और 2, इस दोनों को मिलाना है कि सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए जो प्रतिहार है, प्रतिहार इसे हम मिलाते हैं कन्नौज से, यानी प्रतिहार संबंधित है कन्नौज से। चूल जो है सो तंजौर से संबंधित है। अब देखिए परमार जो है सो धारा से है, और सोलंकी अनहिलवाड़, यानी कि ऑप्शन 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट होता है। गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है। गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्यों? बाघ गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं हैं। बाघ गुफाएं और अजंता की गुफाएं, जिसमें चित्रांकन का प्रमाण मिलता है। एलोरा और नासिक नहीं है, बाघ गुफाएं और अजंता की गुफाएं हैं, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सही हो जाएगा। बाघ गुफाएं, अजंता की गुफाएं याद कर लेंगे। और वो द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी कि बलबन, सी यानी कि चचनामा। चचनामा में और वो द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला आता है, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर का जो महल है वो कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए कराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखिए बिहार में तो तंबाकू का प्रयोग
पर अभी प्रतिबंध नहीं है, शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन कोई ऐसे मुगल शासक भी थे जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो तंबाकू पर प्रतिबंध 1617 ईस्वी में लगाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखने वाली है। 1617 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था और तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। तंबाकू जो है तो ये भी याद रखने वाली बात है कि 1605 में पुर्तगाली इसे भारत लेकर आए थे। इससे पहले लोग तंबाकू के बारे में जानते भी नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न आता है, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो ये प्रश्न तो आपको एकदम आना ही चाहिए। शाहनामा के लेखक ऑप्शन सी हो जाएगा, इनायत खां थे। शाहनामा के लेखक थे। इन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है, यानी कि अगर ऑप्शन कहीं पर आ जाए मोहम्मद ताहिर के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद ताहिर और इनायत खान दोनों ही शाहनामा के लेखक, यानी ये एक ही व्यक्ति का दोनों नाम है। चलिए, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो यह जो पद था वो संबंधित था विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर से संबंधित था। सुमंत पद विदेश मंत्री से संबंधित था। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा के.एन. नटराजन। के.एन. नटराजन इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। कब किया था? तो इसका सही उत्तर तो हो रहा है एक से अधिक। अब जानते हैं कि कब हुआ था। तो देखिए 1916 में इसे किया गया था। 1916 में। तो 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की लीग की मांग की थी, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तो जो सही डेट है वो 1916 है। ये नहीं होकर इनमें से कोई नहीं होगा। सही डेट हो जाएगा मेरा 1916। तो आंसर लिखने वाले लोग आंसर लिखेंगे इसका 1916। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? तो देखिए एनी बेसेंट, नाम कौन कौन थे तो समझ लीजिए। एनी बेसेंट ने विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया था और विपिन चंद्र पाल ने इसका विरोध किया था। तो ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का ये लोगों ने विरोध किया था। ये नहीं कुछ किए थे, इसमें विरोध नहीं किए थे, पक्ष में होंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। याद कर लेंगे किस किस लोगों ने किया। एक तो हो गए हमारे एनी बेसेंट, दूसरा में मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे में बिपिन चंद्र पाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। देसी रियासतों को प्रति अधीनस्थ पार्थक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी हमको यह देखना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, अहम विद्रोह गोमधर कुंवर, पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह, ये भी सही है। खासी विद्रोह तिरंत सिंह, ये भी सही है। पाइक विद्रोह ये बख्शी जगबंधु, ये भी सही है। यानी इसमें टोटल के टोटल जितने भी युग्म हैं ये सारे के सारे सही हैं। अगला है, ढक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 1879, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मास्टर सूर्य सेन ने की थी। चलिए, रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? रोलेट एक्ट किसके समय
पारित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। और एक टाइम पीरियड याद रखेंगे कि इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, तो ये था 1916 से लेकर 1921 तक ये वायसराय रहे थे। अगला है अरुणडेल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा राजनीतिक सुधार से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। कहाँ के थे ये लोग? ये लोग थे मुंबई के, यानी कि रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने 1946 में 1946 में मुंबई में 1946 में मुंबई में इन लोगों ने विरोध किया था। चलिए अगला आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बरहामजी एम मालवाड़ी, मालावाड़ी। भारत के राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? भारत में राजनीतिक बंदी दिवस, ध्यान रखेंगे, राजनीतिक बंदी दिवस 30 फरवरी 1938 को बिहार में मनाया गया था। बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस 30 फरवरी 1938, ऑप्शन 30 फरवरी 1938 ही सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला आता है नायकाड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकाड़ा विद्रोह, इसका सही उत्तर है ए, यानी कि गुजरात में हुआ था। और ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि कब हुआ था, तो 1868 में नायकाड़ा विद्रोह गुजरात में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, कब? 1798 में। तो ऑप्शन ए से डी तक हैदराबाद मौजूद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप आंसर लिखेंगे हैदराबाद 1798। पूरब वह विश्वविद्यालय में है जो किसी प्रमाण पत्र नहीं देता, किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन का, यानी ऑप्शन बी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 17। चलिए गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भकना, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद हैं। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन को निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1896। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने में असफल संघर्ष करने वाला इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किसके द्वारा किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर है बलदेव सहाय जी ने इस्तीफा दे दिया। थोड़ा जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, यह याद रखने वाली बात है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, यानी उन्होंने अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्न में से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौरी शंकर सिंह। अब देखिए बिहार में श्री कृष्ण सिंह पहले और अनुग्रह नारायण दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, लेकिन गौरी शंकर सिंह ने गया तथा श्याम नारायण सिंह ने सिलाव में सत्याग्रह
किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। गिरफ्तारी इनकी कब हुई थी राजेंद्र प्रसाद जी की? सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय चल रहा था उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी की गिरफ्तारी हो गई, इसलिए उन्होंने दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया, यानी मेरे नहीं रहने पर, मेरे जेल जाने पर तुम ही सारे कार्यों को संभालोगे। चलिए, ब्रिटिश शासन की नीतियों में निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा? इसका सही उत्तर तो ई हो रहा है, तो देखते हैं इसको थोड़ा ब्रीफ में। कहता है विद्युतीकरण का अर्थ उद्योगों का पतन या कम होना, यानी भारतीय संदर्भ में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेजों की कृषि नीति का अंग था। 19वीं सदी के दौरान आधुनिक उद्योग का समिति विकास हुआ। तो यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन जो है सो 2 से 3 सही हो जा रहा है, यानी कि 1 और 1 2, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक आंसर करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7 थी, और इसके सभी सदस्य अंग्रेज और ब्रिटिश थे, यानी साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर तो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप लिखेंगे आंसर 7 थे और सभी अंग्रेज ही थे साइमन कमीशन के समय। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी सारे कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक सर्वोच्चता। अगला आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है ई हो जाता है। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों हैं, यानी संपत्ति का जो अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार तो है ही, साथ ही साथ संवैधानिक अधिकार भी है। तो 1 से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि थे? यानी संविधान सभा जब हुई थी तो इसमें बिहार के कुल प्रतिनिधि कितने थे? तो संविधान सभा के समय बिहार के प्रतिनिधियों की संख्या कुल 36 थी। एकदम याद रखने वाले प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? याद रखेंगे सुमेलित नहीं है, नहीं वाली बात यहाँ पर चली आई है। चलिए देखते हैं इसमें, इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है 1 और 3। कहने का अर्थ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये गलत है, और दूसरा है 3 नंबर में द्विसदनवाद और यूएसए, ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये है जापान, यहाँ ब्रिटेन के जगह जापान होगा सही आंसर, आप लिख लेंगे इसे, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। और द्विसदनवाद का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन, यानी यहाँ पर ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी सही दिए गए हैं, बाकी कोई गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1909 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित प्रतिनिधि पर भारित व्यय में शामिल हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं होने का मतलब है, कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शयन का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, ये सारे जो है ना सो मौलिक अधिकार ही हैं। तो इसमें 1 से अधिक आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ ये सभी मौलिक अधिकार हैं और यह पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं, यानी ये सही आंसर होगा।
चलिए, निम्नलिखित में से संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है, संविधान के उल्लेख नहीं है। तो देखिए, शिक्षा से संबंधित जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 21A में भी है, 51A में है, 45 में है और 350A में है। यानी इन सभी अनुच्छेदों में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। याद रखने वाली है, शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 350 है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी में शिक्षा का उल्लेख किया ही गया है। साधारण विधेयक में किसे राज्य विधानसभा ने पारित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो रहा है, ऑप्शन ई है ना। तो ऑप्शन ई में हम देखते हैं राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार विधेयक 3 माह और दूसरी बार 1 माह के लिए रोक सकती है। तो इसमें से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 माह भी हो रहा है और साथ ही साथ 3 माह और दूसरी बार 1 माह भी हो जा रहा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है मेरा, यहाँ सामने है आपके, नीति कसौटी प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि नीति कटौती प्रस्ताव सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कम कर दी जाए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। लोकसभा के चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। कितने देर पहले जब लोकसभा का चुनाव होगा तो चुनाव प्रचार को खत्म कर दिया जाता है? तो याद रखिए कि चुनाव प्रचार उम्मीदवारों की सूची में प्रकाशन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक ही चलता है। यानी कि 48 घंटे पहले ही यह बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338B में। याद रखेंगे इसे। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीके थुंगन समिति ने। अब ध्यान रखेंगे, पीके थुंगन जो समिति है वो सर्वप्रथम पंचायत में महिला आरक्षण का सुझाव दिया था। कब गठित हुई थी यह समिति? 1988 में। यानी पंचायतों में महिला को भी सीट मिले, इसका सुझाव सिफारिश किया गया था 1988 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेश प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो निवेश। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। अब आइए, विश्व बैंक समूह जो है इसमें कौन कौन से बैंक है? IDRD, IDA, MIGA, IFC और ICSID इसके विश्व बैंक समूह हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है, रुपए की परिवर्तनता का तात्पर्य है रुपए के अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में बदलने की अनुमति को रुपया परिवर्तनता कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 109 पे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018 से 19 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.01%। अगला है, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु में यह स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? रुपया किस देश की मुद्रा है? इसका ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा, सेलेस है ना। लेकिन थोड़ा देखते हैं, बांग्लादेश का जो मुद्रा है यह क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसका मुद्रा है टका है ना, और सेलेस का जो मुद्रा है वो क्या है?
रुपया है। साथ ही साथ भारत का भी तो रुपया ही है, लेकिन भूटान का जो है, भूटान का इसका नग्ल टर्म है, नग्ल टर्म याद रखने वाली है। भूटान की मुद्रा नग्ल टर्म है। और मालदीव की जो मुद्रा है वो रूफिका है, रूफिका है ना। तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाईवी रेड्डी समिति। और वाईवी रेड्डी समिति का गठन कब किया गया था? 1998 में किया गया था। डेट्स भी याद रखने वाली बात है। चलिए, वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? रेपो दर, रेपो दर क्या है? तो वर्तमान समय में जो रेपो दर है वो 4% है ना, 4% है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए रेपो दर क्या होता है, इसे थोड़ा जान लेते हैं। रेपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर वह होता है जो कि जिस पर वह बैंकों से उधार लेता है। यानी कि रेपो रेट है, जैसे मान लीजिए कि आरबीआई ने बैंक को उधार दिया, तो बैंक को जो उधार देगा वो 4% पर अभी दे रहा है। कहा एसबीआई को हम ले लेते हैं, तो एसबीआई को इसने उधार दिया, कहा कि देखो जितना पैसा हम तुमको दे रहे हैं उसका हम 4% पर तुमको हम उधार देंगे, ठीक है। और अगर आरबीआई को एसबीआई की ज़रूरत पड़ेगा तो यह एसबीआई से उधार ले लेगा, लेकिन इसको जो इंटरेस्ट देगा, इससे लेगा इंटरेस्ट 4%, लेकिन अगर इससे पैसा लिया एसबीआई से तो इसको इंटरेस्ट देगा 3.35%। तो यह हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट और यह होगा रेपो रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को चुनिए। सबसे ज़्यादा और या सबसे कम, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना बांका। यानी पटना सबसे ज़्यादा शहरीकरण और बांका सबसे कम शहरीकरण का युग्म है। यह जो है सो किसके अनुसार है? 2011 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण की सबसे कम वृद्धि दर समस्तीपुर और बांका में की गई थी। बांका और समस्तीपुर में सबसे कम वृद्धि दर थी, यानी मात्र 3.5% ही इसमें वृद्धि हुई, जबकि सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में देखा गया, यहाँ 43.1% की वृद्धि हुई थी। चलिए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 याद रखेंगे, 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन आरबीआई की पूछी जाए कि स्थापना कब की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1900 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आता है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय, तो यह जो है कुमाऊं हिमालय, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सतलज और काली नदी के बीच में यह स्थित है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजातियां हैं जो घटते क्रम में इसे हम सजा सकते हैं? तो देखिए, जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो तो भील होता है। भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो ऑप्शन ए और सी ही मेरा अब सही हो सकता है, बाकी तो मेरा ऑप्शंस गलत हो गया। तो इसके बाद भील है, सबसे पहले भील, उसके बाद से भील तो दोनों में है, भील के बाद से हो जाता है गोंड, भील, फिर उसके बाद से होता है गोंड, गोंड इससे छोटा होता है, फिर इसके बाद जो है सो संथाल, और उसके बाद से नए कदा, संथाल और नए कदा। तो ये जो है सो ऑप्शन ए में हमारा मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित है, भूमि बंधित है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए, मानसून पर निर्भरता और निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की विशेषता है ना। यानी कि ये हो गया और
निम्न उत्पादकता, ये दोनों तो हो ही गई, तो यानी एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। बड़े जातों की प्रधानता, ये गलत है, और सहकारी कृषि की प्रधानता है ना, ये भी जो है सो प्रधानता नहीं है। चलिए, मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत तथ्यों का चयन करें। गलत तथ्य क्या है, इसका चयन करना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ये गलत हो जाएगा। क्यों 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 बताइए, है ना। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय और वन क्षेत्र जहाँ पाए जाते हैं वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ क्या दे रहा है, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो इसका जो है सो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बजे का समय है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा। ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। एक देशांतर घूमने में जो समय लगता है, एक देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो समय होता है 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है। वही 10 डिग्री से 45 डिग्री का अंतर कितना हो जा रहा है, 35 डिग्री का अंतर हो जा रहा है दोनों में, ठीक है, 35 डिग्री का अंतर हो जा रहा है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री में 35 गुणे 4 कर देंगे, तो जो इसका आंसर मेरा आ जाएगा गुणा करने के बाद 140 मिनट, ठीक है, 140 मिनट अब मेरा आ गया। तो 45 डिग्री पर 140 मिनट अधिक होगा, यानी 140 मिनट अधिक होगा। तो 2 बजे से 140 मिनट अधिक करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4:20 मिनट। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, 4:20 मिनट मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला होता है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ए और बी, दोनों के दोनों ही सही हैं, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और काली मिट्टी के ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, यानी दोनों के दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला होता है, निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल से संबंधित नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई होगा। अब देखिए कैसे, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, ये सब, बादल बनना आदि, ये तो सभी घटनाएं जो है ना, सो यहाँ जितनी भी घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है, तो ये तो सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, भी सही है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं, तो यही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की सभी घटनाएँ यहाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह किसके पास नहीं है, तो बुध और शुक्र। याद रखेंगे कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह मौजूद नहीं है, इन दोनों ग्रहों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 126 में आते हैं हम लोग। सचिंद्रनाथ संथाल ने पटना के अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में की थी। अगला प्रश्न आता है, 1938 में किसने बिहार के मनोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु प्रसाद सेन ने। कब किया था ये भी याद रख लीजिए, 1875 में किया गया था। चलिए 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह।
अगला है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो घोघा झील है वो कटिहार जिला में स्थित है, कटिहार में स्थित है। चलिए अगला है बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये कभी भी बाढ़ का उद्देश्य का सही कारण नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी प्रसाद दिनकर की नहीं है? रामधारी प्रसाद दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? तो उनकी रचना नहीं है जुलूस। अब देखिए रामधारी प्रसाद दिनकर की यह रचना नहीं है, तो यह किसकी है? तो यह रचना जो है सो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। जबकि अन्य जो भी रचनाएं हम लोगों ने देखा, उर्वशी, रेणुका और हुंकार, ये सभी रचनाएं रामधारी प्रसाद दिनकर जी की ही हैं। एक जुलूस को छोड़ दिया जाए, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। बिहार के किस सिख गुरु की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? कौन से सिख गुरु? तो देखिए सिखों के जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु है ना, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसीलिए यहाँ आप लोग देखते हैं कि जब उनकी जयंती मनाई जाती है गुरु गोविंद सिंह की, तो 26 दिसंबर को बहुत सारे पंजाब से लोग आते हैं पटना में। चलिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। या आप इसे नोट करके याद कर लेने वाली बात है कि अक्षांशीय विस्तार बिहार का कुछ ये है, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम चंपारण में पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है, ये हो जाएगा फरहान का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्या है वो क्या है? ज़्यादा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अबाउट बिहार तो आपको देख ही लेना है। पुरुषों की तुलना में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या से पुरुष की संख्या अधिक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो यहाँ अनुपात था वो था 1021/1000, यानी 1021 महिलाओं की संख्या और 1000 पुरुषों की संख्या थी। चलिए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, यानी 6 वर्ष तक रह सकते हैं, या इस बीच में यदि आपका उम्र 62 ईयर्स क्रॉस कर जाता है तो फिर आप यहां से रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। बिहार विधानसभा के कुल आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 आरक्षित सीटों की संख्या। विधानसभा में आरक्षित SC ST के लिए इसे आरक्षित कर दिया गया है 40 सीटों को। अब देखते हैं कि विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं। इसे आप लोगों को याद रखना चाहिए 243। यहाँ लिखा तो नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 243 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें SC ST के लिए रिजर्व कर दी गई है। यही बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में 6 सीटों को रिजर्व रखा गया है। कुल सीटों की संख्या यदि आपको याद है तो कमेंट में करते रहेंगे। चलिए अगला आता है, बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? जो बोधि वृक्ष है इसे किसने नुकसान पहुंचाया? तो देखिए सबसे पहले बंगाल के शासक शशांक ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया था और इन्होंने ही बोधि वृक्ष को काट दिया था, जिनका नाम इस ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बंगाल के शासक शशांक थे जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटा दिया था। बोधि वृक्ष क्या है? यह एक ऐसा वृक्ष था जिसके ही नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए यहाँ से हम लोग का 141 से लेकर 150 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जो कि आप जरूर कर लेंगे अपने घर पर। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमको बताएंगे, मैं इसका भी सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। एक एक करके आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसका आंसर कर कर जरूर रखेंगे अपने नोटबुक में। देख लीजिए इन सारे प्रश्नों को मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे करके मैं स्लाइड चला रहा हूँ,
आप इसे नोट करके और निश्चित रूप से अपनी कॉपी में बनाएंगे, है ना। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन करना बिना ब्लैक बोर्ड का संभव नहीं है। एक दो प्रश्न यदि रह जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर उनका सॉल्यूशन करके दूंगा यदि आपको नहीं आता है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, मैं एक ही साथ 150 क्वेश्चंस का धमाकेदार सीरीज लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।